हेलो सभी को नमस्कार। आज हम ग्रीक जोग्राफर इरेटोस्थेनीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले भी हम जो ग्रीक विद्वान थे, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेट्स आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इरेटोस्थेनीज के बारे में पढ़ेंगे। इरेटोस्थेनीज का जीवन काल 276 बीसी से 194 बीसी रहता है। इरेटोस्थेनीज भूगोल का जनक माना जाता है और ये प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने ये नाम दिया ज्योग्राफी। जी का अर्थ पृथ्वी और ग्राफ का मतलब वर्णन करना होता है। भूगोल की पहली परिभाषा दी जिसके अनुसार ज्ञात ग्रीक मानव संसार का वर्णन एवं व्याख्या का विशिष्ट अध्ययन, ये भूगोल की परिभाषा बनी। उसने भूगोल की पहली पुस्तक ज्योग्राफी का लिखी। भूगोल की परिभाषा समस्त भौगोलिक कार्यों में दुनिया में वर्णन की प्रधानता के अनुकूल थी। इस औपचारिक प्रारंभ के बाद विषय का नाम तो यही रहा, लेकिन उसकी परिभाषा, अध्ययन के उपागम, मेथोडोलॉजी में भारी परिवर्तन हुए हैं। वह अलेक्जेंड्रिया अर्थात मिस्र में है। ये वहाँ एक म्यूजियम था, उसका ये लाइब्रेरियन था जो उस वक्त एक सर्वोच्च पद हुआ करता था। अपने 40 वर्ष के कार्यकाल में यह म्यूजियम खगोल की अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। खगोल की प्राचीन काल में भूगोल का महत्वपूर्ण भाग था। उसने भूगोल को ज्ञान की व्यवस्थित शाखा यानी सिस्टमेटिक शाखा बनाया तथा बेहतर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक विश्व मानचित्र बनाया। इस विश्व मानचित्र को भी हम देख सकते हैं। ये इरेटोस्थेनीज द्वारा बनाया गया मानचित्र है जिसमें यूरोप भी दिख रहा है, ब्रिटेन भी दिख रहा है और ये लीबिया, नाइल, अरब प्रायद्वीप और जो मिस्र है उसके बीच में अरब की खाड़ी भी दिखाई दे रहा है। और इस नक्शे में हम नीचे एक टेप्रोबेन दिख रहा है। टेप्रोबेन को जिसको हम आज श्रीलंका बोलते हैं, इसके ऊपर इंडियाना दिख रहा है, गंगा नदी। इस तरीके से उस वक्त का ज्ञात ग्रीक ज्ञात वर्ल्ड था, ये एक तरह से ये कह सकते हैं। प्लेटो अरस्तु के पृथ्वी के गोलाकार होने के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में समझा, जिसके चारों ओर सूर्य एवं चंद्रमा अपनी अलग अलग परिक्रमाएं करते हैं। उसकी प्रसिद्ध उपलब्धि पृथ्वी की परिधि की पर्याप्त शुद्ध गणना करना है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट उपलब्धि है जो पृथ्वी के ज्ञान में भविष्य की वृद्धि के लिए एक बड़ा कदम बना। उसने एक मामूली यंत्र नोमोन से कार्य किया। नोमोन एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से सूर्य की किरणों का कोण माप करके उस स्थान का एक तरह से अक्षांश और देशांतर हम ज्ञात करते हैं। साइने यानी आसमान पर एक गहरे यानी मिस्र में साइने पर एक गहरे कुएं में 21-22 जून को कुएं के पानी में सूर्य की प्रतिबिंब को लोग देखने आते थे तथा यह कुआं सामान्य जानकारी में था। इसका तात्पर्य यह है कि 21 जून को साइने पर सूर्य लंबत होता है। इसी तिथि को अलेक्जेंडर के म्यूजियम में एक चौकोर नुकीली चोटी वाले स्तंभ को यानी मीनार, एक बिल्डिंग या मीनार थी, उसके छाया या उसका उपयोग करके और सूर्य की उच्चता अर्थात सूर्य की किरणों का वहाँ पर कोण लिया गया। क्योंकि सूर्य की किरण साइने में लंबवत पड़ती है, लंबवत है तो बढ़ने पर पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेगी तथा स्तंभ यानी अलेक्जेंडर के म्यूजियम के जो स्तंभ है उसकी छाया के आधार पर जो प्लम्बॉब लटकाया गया या लंबवत छाया है, लंबवत होने के प्लम्बॉब
सूर्य की किरण सायने में लंबवत है, जो बढ़ने पर सूर्य के केंद्र पर पहुंचेगी तो स्तंभ भी लंबवत होने के कारण उसकी साहुल रेखा भी केंद्र पर पहुंचेगी। इसलिए साहुल रेखा सूर्य की दोनों स्थानों के समानांतर किरणों के मध्य तिर्यक रेखा है तथा इस रेखा के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। कोण ए कोण बी ये दोनों बराबर है, सायने की जगह है और अलेक्जेंड्रिया, और इन दोनों के बीच की दूरी 5000 स्टेडिया है। ये सूर्य की किरणें हैं जो 21 जून को सायने के कुएं में लंबवत गिरती है और इसी तिथि पर अलेक्जेंड्रिया में जो भवन है उसकी छाया के आधार पर कोण लिया गया है और ये दोनों तिर्यक कोण बनाते हुए कोण बी बनाते हैं और कोण ए बनाते हैं, दोनों का कोण एक बराबर है। ये कोण लगभग 60 डिग्री 12 मिनट या पृथ्वी की परिधि का 1/50 भाग था। चूंकि कोण 1/50 और भाग सायने तथा अलेक्जेंड्रिया की दूरी करीब 5 स्टेडिया बताई गई, इसलिए इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि या भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 25,000 मील अर्थात 39,790 किलोमीटर बताई। एक स्टेडियम की वैल्यू है 157.7 मीटर है। गणना में मामूली त्रुटि आंकड़ों में आंशिक दोष के कारण है, परंतु विधि निर्दोष है। सूर्य एवं चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी वास्तविक से बहुत कम आकलित की है। इरेटोस्थेनीज ने ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके आगे भी उन्होंने अक्षांश देशांतरों का भी उल्लेख किया है। इरेटोस्थेनीज ने अक्षांश देशांतर निदान की विधियां बनाई, उनके निदान के प्रयास किए, पृथ्वी का उत्तर दक्षिण फैलाव से पूर्व पश्चिम अधिक बताया। यूरोप के पश्चिमी एवं उत्तरी किनारों की जानकारी का अभाव था। एशिया, भारत की आकृति, इमोस यानी हिमालय, सिंधु, टैप्रोवेन यानी श्रीलंका, लाल सागर, नील तथा कैस्पियन सागर पर अपने बेहतर या त्रुटिपूर्ण विवरण दिए हैं। अरस्तु से भिन्न इरेटोस्थेनीज ने 5 जलवायु मेखलाओं की अक्षांशों से परिभाषित किया। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा से 24 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में। दूसरा कटिबंध 2 शीत कटिबंध बताए जो दोनों ध्रुवों पे बताए, और इन ध्रुवों और उष्ण कटिबंध के बीच में 2 कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध के बताए। इस तरीके से उन्होंने कुल 5 जलवायु मेखलाओं का वर्णन किया है। इरेटोस्थेनीज ने उस समय प्रचलित ज्ञान के अनुसार ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया था। इस मानचित्र में अलेक्जेंडर महान तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा एकत्रित भौगोलिक ज्ञान को प्रदर्शित किया गया था। इसमें भारत और अफ्रीका को बहुत छोटा दिखाया गया। इस मानचित्र में ब्रिटिश द्वीपों सहित यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका प्रदर्शित किए गए थे। जैसे इसको आप वापस से पुनः देख सकते हैं। ये ब्रिटिश द्वीप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, टैप्रोवेन है, भारत, और ये तो अपेक्षाकृत छोटे दिखाए गए हैं। अपने मानचित्र में इरेटोस्थेनीज ने 7 अक्षांश रेखाओं और 7 देशांतर रेखाओं को भी दिखलाया है, परंतु वे दोषपूर्ण हैं। उसकी मध्य अक्षांश रेखा जिब्राल्टर से गुजरती थी और देशांतर के बीच की दूरियां भी असमान थी। उसने सूर्य की उत्तरायण स्थिति और दक्षिणायन स्थिति के अंतर का भेद करके सूर्य की क्रांतिवृत्त की तिर्यकता को निश्चित किया था तथा नक्षत्र की एक बहुत लंबी सूची बनाई थी। इस तरीके से हम देखते हैं जो इरेटोस्थेनीज है वो एक प्रमुख भूगोलवेत्ता था जिसने ज्ञात विश्व का उस वक्त का मानचित्र बनाया, पृथ्वी की परिधि की गणना की, जो कुछ गणनाओं की दृष्टि से दोषपूर्ण थी, लेकिन जो विधि थी उसकी बिल्कुल सही थी और इसी का परिणाम है कि उसकी जो पृथ्वी की जो परिधि है उसकी जो माप बताई गई है उसके करीब करीब वो सही बताई। उसने 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा है पृथ्वी को, और 7 अक्षांशों के बारे में भी, 7 देशांतर रेखा के बारे में भी उन्होंने बताया है। सूर्य की क्रांतिवृत्त की बारे में भी उसने बात की है, नक्षत्र की लंबी सूची भी बनाई है। आगे हम ग्रीक विद्वान हिप्पारकस के बारे में पढ़ते हैं। हिप्पारकस 150 बीसी पूर्व हुआ है। इरेटोस्थेनीज के बाद एक प्रमुख
लाइब्रेरियन बना। वह एक खगोलशास्त्री था, एस्ट्रोलॉजिस्ट था। उसने इराटोस्थेनिस के अनियमित अक्षांश देशांतर जाल के बजाय बराबर दूरी पर खींची गई अक्षांश और देशांतरों के रेखा जाल के मानचित्र बनाए। पहली बार वृत्त को 360 डिग्री अक्षांशों में बांटा तथा भूमध्य रेखा को वृत्त बताया, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसने बताया कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है। वापस से देखिए, ये पहला खगोलवेत्ता है जिसने पृथ्वी को 360 डिग्री अक्षांश में बांटा। पृथ्वी के वृत्त को 360 डिग्री अक्षांश में बांटा और भूमध्य रेखा को सबसे बड़ा वृत्त बताया, और ये वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसने ऐसा बताया, और उसने ये भी बताया कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करती है। प्रक्षेप निर्माण की दिशा में उसने प्रारंभिक प्रयास किए। देशांतर के माप के लिए उसने चंद्र ग्रहणों के समक्षणिक वेद करना बतलाया। नक्षत्र के वेद के लिए उसने चक्र यंत्र एस्ट्रोलाब भी बनवाया था। आगे हम ग्रीक विद्वान पोसिडोनियस के बारे में बात करते हैं। पोसिडोनियस सर्वप्रमुख भौतिक भूगोलवेत्ता था, फिजिकल ज्योग्राफर था। उसने स्पेन के एक प्राचीन नगर तथा बंदरगाह गेडेस पर ज्वार भाटों के अन्वेषण किए थे और सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र की गहराई को मापा था। उसने क्राउन क्षेत्र में बजरियों की उत्पत्ति को खोजने का प्रयास किया। पोसिडोनियस ने भी इरेटोस्थेनिस की तरह पृथ्वी की परिधि की माप की थी। उसने जिसमें रोड्स से अलेक्जेंड्रिया तक की दूरी को तथा कैनोपस नामक नक्षत्र की ऊंचाई को प्रयोग किया था। उसकी गणनाओं के अनुसार पृथ्वी की परिधि 18,000 मील थी। पोसिडोनियस की इस माप को लेकर टॉलमी ने अपने मानचित्र बनाए थे, इसलिए उसमें यह दोष रहा कि उसमें पृथ्वी का आकार छोटा था। टॉलमी का दोष का प्रभाव कोलंबस की यात्रा पर भी पड़ा, क्योंकि उसने अमेरिका को एशिया समझा था। भूगोल के मानवीय पक्ष में भी उसने रुचि ली थी और गैलिशिया के पर्वतीय लोगों तथा अस्तूरियों के से वर्णन किए थे। क्या उल्लेखनीय है कि पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि की माप की थी और वो परिधि वास्तव में जो इराटोस्थेनिस ने ज्ञात की थी उससे कम थी, और उसका बड़ा परिणाम यानी एक गलत परिणाम ये रहा कि टॉलमी ने उसी के आधार पर मानचित्र बना लिए, और एक के बाद एक गलत परिणाम ये रहा कि कोलंबस ने यात्रा की तो उसी गलत माप की वजह से उसने अमेरिका को एशिया समझ लिया। इस तरीके से हम ग्रीक भूगोलवेत्ताओं के बारे में आज हम पूरा पढ़ चुके हैं। कल से हम रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में शुरू करेंगे। आप सभी ने ध्यान से पढ़ा और सुना। आप सभी को धन्यवाद।